नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के नाटक विधा का ये 8वां भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जन नाट्य मंच यानी कि IPTA की स्थापना कब हुई? जन नाट्य IPTA की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1939 में हुई। विकल्प ए सही है। 351 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जन नाट्य मंच IPTA की स्थापना 1939 में कलकत्ता में हुई थी। 1939 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन 352, किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो नुक्कड़ नाटक के जनक सफदर हाशमी को माना जाता है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 353, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? विलक्षण साम्य पहला राजा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला राजा नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदीय, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन आदि। ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। चलिए 354 नंबर प्रश्न, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ था? तो ये संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में आषाढ़ का एक दिन को प्राप्त हुआ था। ये मोहन राकेश का नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित नाटककार मोहन राकेश हैं और रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। आषाढ़ का एक दिन नाटक महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। ये 100 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, कुमार ये मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे ये नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? ये ध्रुव स्वामी नाटक की पंक्ति है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है, जो कि ये ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक, ये पंक्ति ध्रुव स्वामी नाटक का है। 1933 ईस्वी में रचित ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये नाटक विशाख के नाटक देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती। ये कथन प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? ये कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक का संवाद है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक का संवाद है। उक्त ये कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन,
कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 357, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, खूबसूरत बहू नाग बोडस का नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू इनके द्वारा रचित अन्य नाटक वसीयत, दलित तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल, ये सभी नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है 358, उत्तरायण किसकी रचना है। उत्तरायण किसकी कृति है। उत्तरायण रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति है। विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरायण रामकुमार वर्मा का नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु, जो कि 1930 ईस्वी का है, एकांकी की रचना की है। इनके द्वारा अन्य रचित नाटक हैं चित्ररेखा, चंद्र किरण, राज रानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाशगंगा, ये सभी रामकुमार वर्मा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 359 है, कौन सी रचना एकांकी है। कौन सी रचना एकांकी है। नदी प्यासी थी एकांकी है, जो कि ये धर्मवीर भारती का एकांकी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की एकांकी है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। गुल की बन्नो भी धर्मवीर भारती की है, लेकिन ये कहानी है। सुहाग के नुपुर अमृत लाल नागर का है और ये उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 360 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो इसका उत्तर है तितली। ये नाटक नहीं है, बल्कि ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। बाकी अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, ये तीनों नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास है कंकाल तथा इरावती, जो कि अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 361, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। चारु मित्रा रामकुमार वर्मा का है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, ये सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का, ये भी सही। आषाढ़ का एक दिन, ये सुरेंद्र वर्मा का ना होकर मोहन राकेश का है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, चारु मित्रा रामकुमार वर्मा का है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का है, आठवां सर्क सुरेंद्र वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 362 नंबर, रस गंधर्व नाटक के रचयिता है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता है मणि मधुकर का ये नाटक है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं। इनके द्वारा मणि मधुकर के द्वारा रचित अन्य नाटक हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख, ये सभी मणि मधुकर के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 363, चौपट चपेट नाटक के रचयिता हैं। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं। ये है चौपट चपेट नाटक किशोरी लाल गोस्वामी का है। किशोरी लाल गोस्वामी का है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी, चौपट चपेट किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चौपट चपेट नाटक किशोरी लाल गोस्वामी का। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं प्रणयिनी विजय, मयंक मंजरी आदि, ये किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 364, कौन सा विकल्प जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो चलिए देखते हैं।
तो इसमें जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, ये दोनों कवि और नाटककारों दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी में दिए गए सभी लेखक जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा आदि ने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। चलिए अगला प्रश्न 365। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा चिरंजीत, विकल्प ए सही। चिरंजीत, विकल्प ए सही। ये रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। विकल्प ए चिरंजीत सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेडियो नाटककार के रूप में चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित नाटक हैं तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में आदि, ये चिरंजीत के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 366। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या, जगदीश चंद्र माथुर, कबूतर खाना, भौर कतारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला। कबूतर खाना, भौर कतारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं। चलिए मोहन राकेश के एकांकी देखते हैं। अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ। अंडे के छिलके, प्यालियाँ टूटती हैं, सिपाही की माँ, छतरियाँ, ये मोहन राकेश के एकांकी हैं। भुवनेश्वर के एकांकी, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, तांबे के कीड़े, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, सिकंदर, ये भुवनेश्वर के एकांकी हैं। चलिए आप देखते हैं विनोद रस्तोगी के एकांकी। बाहू की विदा, काले कौवे, गोरे हंस, काले कौवे और गोरे हंस, बाहू की विदा, ये विनोद रस्तोगी के एकांकी हैं। अब देखते हैं 367 नंबर प्रश्न। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रंगशीर्ष। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है, रंगशीर्ष। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। मूलतः रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी का नाटक है लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। विकल्प डी उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मूलतः रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस नाटक की रचना 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने किया। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, ये सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। कामना हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। विकल्प ए सही। विकल्प ए सही है, जो कि कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रश्न 370। चंद्रावली नाटक के रचयिता हैं। चंद्रावली नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रावली नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति, प्रेम तत्व का चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक हैं वैदिकी, हिंसा न भवति, विश्वस्य विस्मोषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। दोस्तों प्रश्न है 371।
प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ए सही है, नंद दुलारे वाजपेयी श्रेष्ठ समीक्षक हैं प्रसाद के। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य और नए प्रश्न, ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये कथन किसका है? ये कथन है भट्टारक का है। विकल्प डी सही, भट्टारक का कथन है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम मधुर होता है, ये कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टारक का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया आदि ये सभी प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त नाटक के। प्रश्न है 373। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ये हिंदी के किस नाटक में आया हुआ है? ये हिंदी के स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ है। विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरी समझ से तो ये मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, वास्तव में उसी के लिए बस धातु अस्त्र बनकर लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। ये है स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। ये कथन धातुसेन का है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 374। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य? भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। विकल्प सही, विकल्प सी सही है। भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा नाटक नाट्य या लास्य रूपक है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता थी रचना, रंगमंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता थी कि रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। चलिए 376 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों की विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटकों को मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका कारण है इसमें नाटक देखने
देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को आज भी की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंच अभिनय भी अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। इसका उत्तर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 377, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? कौन सा नाटक अनुदित रचना है? ये विद्या सुंदर अनुदित नाटक है। विद्या सुंदर अनुदित नाटक है। इनके अलावा ये सभी मौलिक नाटक हैं। विद्या सुंदर अनुदित नाटक यानी कि अनुवाद किया हुआ नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर अनुदित रचनाएं इनके अन्य अनुदित नाटक हैं। रत्नावली, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 378, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है? तो इसका उत्तर होगा सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासिनी विकल्प ए सही है। विकल्प ए, सुवासिनी प्रेम भाव चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासिनी सकटार से प्रेम करती थी, जबकि कल्याणी कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 379, सिंघानिया नामक नाटक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? सिंघानिया नामक पुरुष पात्र किस नाटक से संबंधित है? ये आधे अधूरे नाटक से संबंधित है, जो कि ये मोहन राकेश का नाटक है। विकल्प बी सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प बी सही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। आधे अधूरे नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, विन्नी, किन्नी आदि। ये सभी आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन हिंदी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। ये नाटक मील का पत्थर भी कहा जाता है। किसको मील का पत्थर कहा जाता है? आधे अधूरे नाटक को, जो कि ये मोहन राकेश का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न 380, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। इसमें संकलन त्रय का आशय है समय स्थान काल की एकता। समय स्थान काल की एकता। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एकांकी में संकलन त्रय से आशय स्थान, समय, काल की अनुमति से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके। अधिक समय अंतराल वर्षों का नहीं होना चाहिए। काल से तात्पर्य एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं हो पाती। चलिए अगला प्रश्न 381 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। 1880 ईस्वी में भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। विकल्प बी 80 सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। सन 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व
तेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 382। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। ये किस पात्र का कथन है? ये धृतराष्ट्र का कथन है। धृतराष्ट्र का पात्र का कथन है, जो कि अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत उक्त कथन धृतराष्ट्र का था। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। ये गीत नाट्य है अंधा युग धर्मवीर भारती। इसमें प्रमुख पात्र हैं गांधारी, अश्वत्थामा, संजय, कृष्ण आदि। ये सभी अंधा युग के पात्र है। चलिए अगला प्रश्न। जानकी मंगल नाटक के लेखक है। जानकी मंगल नाटक के लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। विकल्प ए सही। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जानकी मंगल के लेखक हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। ये आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है 384। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भुवनेश्वर निम्नलिखित में से असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प डी उत्तर सही है। विकल्प डी उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर, जो कि 1938 ईस्वी से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 385। कौन सा पारसी नाटककार नहीं? कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? तो इसमें विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है। विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आगा हस्त, काश्मीरी, राधेश्याम, कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताव में सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है, बल्कि ये विसंगति बोध के नाटककार हैं। कौन? विपिन कुमार अग्रवाल विसंगति बोध के नाटककार हैं। चलिए अगला प्रश्न 386। इंदर सभा के लेखक हैं। इंदर सभा के लेखक हैं। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। ये गीत रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंची कृति नहीं है। ये रंगमंच में खेला नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न 387। भिखारी ठाकुर का विदेशिया नाटक। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। ये एक लोक नाटक है। ये एक लोक नाटक है। इसका उत्तर विदेशिया लोक नाटक है। विकल्प डी उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, ननन भौजाई, ये सभी भिखारी ठाकुर के लोक नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 388। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? साहित्य की नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। नाटक अभिनय मतलब इसको अभिनय किया जा सकता है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होता है। अगला प्रश्न 389। किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट, जो कि 1929 की रचना है, हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। एक घूंट को, जो कि 1929 की है, जयशंकर प्रसाद की, इसको प्रथम एकांकी के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 390। अतिरंजना किस नाटक परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? अतिरंजना नाटक पारसी नाटक की नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति है। विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अतिरंजना
पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अतिरंजना नाट्य पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अतिरंजना पारसी नाटक परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा ये प्रमुख पारसी नाटककार हैं। अगला प्रश्न 391। भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है। स्ट्राइक भुवनेश्वर की एकांकी है। विकल्प सी सही है। स्ट्राइक भुवनेश्वर की एकांकी है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर कृत एकांकी स्ट्राइक या स्ट्राइकर इनके अन्य नाटक एकांकी इस प्रकार है। तांबे के कीड़े एक साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र, जोंक उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा 1939 में लिखित एकांकी है। इसी तरह अशोक वन 1950 में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा एवं अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 392 प्रश्न। वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज किस विधा की रचना है? वत्सराज नाटक विधा की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। ये मिश्र जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं के संबंध में इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित ये सभी लक्ष्मी नारायण के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न 393। पहला राजा नाटक का लेखक है। पहला राजा नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। पहला राजा नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। इनके अन्य रचित नाटक हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना सीखा, रघुकुल, रीत, दशरथ नंदन आदि ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 394। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत अश्विनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ये चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र का है। विकल्प बी सही है इसका उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अतः दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत अश्विनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद कथन चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य का अनन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण ये मदमय देश हमारा ये कर्नेलिया का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 395। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? इस प्रश्न का उत्तर 8वां सर्ग विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक 1975 ईस्वी ये भी सुरेंद्र वर्मा का है। स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक 1972 में इनका अन्य नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 396 कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक रहने नहीं देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? सबसे पहले आधे अधूरे ये नाटक किसका है? ये नाटक मोहन राकेश का है और ये पात्र बड़ी लड़की। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। संबंध है बड़ी लड़की से है।
चलिए अगला प्रश्न नंबर 397। कारवां किस एकांकी का एकांक संग्रह है? कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है, भुवनेश्वर कुमार। कारवां एकांकी संग्रह है, भुवनेश्वर कुमार का एकांकी संग्रह कारवां है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का एकांकी संग्रह तांबे के कीड़े, एक सामहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित यानी कि शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम, हीन चरित्र, सिकंदर, आज़ादी के नींद इनके नाटक एवं एकांकी हैं। एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम, हीन चरित्र, सिकंदर, आज़ादी के नींद इनके नाटक एवं एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में ये किसके द्वारा कही गई है? स्कंदगुप्त नाटक में ये अनंत देवी द्वारा कही गई है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कथन देवसेना का है। विकल्प सी सही है, देवसेना इसका उत्तर है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त की नारी पात्र देवसेना का कथन है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। ये एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। इनके अन्य नाटक चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, भ्रुस्वामिनी, राजश्री, करुणालय, अजातशत्रु इत्यादि ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत दुर्दशा। प्रश्न है 400वां, यानी कि ये सीरीज का आज का अंतिम प्रश्न है 400वां। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के कारणों का मूल, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों को चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया तथा अंग्रेजों के शोषण नीति का खुलासा किया है। दोस्तों आज की सीरीज़ में इतना ही। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।